Hello and welcome to my channel Angrezi Media. The basic motto of this channel is to provide you from basic to advanced level of English language. So without a further delay, let's okay. Basic of English language. First of all, हम सब जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उसके स्मॉलेस्ट यूनिट से सीखना पड़ता है। हम सबको बचपन में सबसे पहले ए बी सी डी से स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें आ से सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ए से जी तक होता है हमारे पास, ठीक है। हिंदी में आ से स्टार्ट होकर करके ये ग तक जाता है। वो कहावत है ना, अज्ञानी से शुरू करके ज्ञानी पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये अल्फाबेट जो है, इन्हीं अल्फाबेट के ग्रुप से हम वर्ड्स बनाते हैं। इसी अल्फाबेट को इकट्ठे रख करके हम क्या करते हैं, ग्रुप ग्रुप करके हम उसको वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड बनाते हैं जब हम, तो चलिए हम साथ में रख करके देखते हैं वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को हम साथ में रख करके देखते हैं कि वर्ड्स बनता है क्या। चलिए, बी वाई जेड एक्स पी ए। चलिए, हमने 6 अल्फाबेट को एक ग्रुप में रख दिया। क्या ये कोई मतलब निकल रहा है क्या, ये कौन सा वर्ड है, समझ में आ रहा है? ना ना, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलिए, चलिए एक और ग्रुप को देखते हैं, एक और वर्ड अल्फाबेट के ग्रुप को देखते हैं। बी एल ओ ओ एम, ब्लूम, ब्लूम। हाँ, ये कुछ लग रहा है। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, है ना। फूल खिलते हैं, या किसी का मूड खिल जाता है, यानी ब्लू मतलब होता है खिलना। चलिए ठीक है, इसका तो मतलब निकल रहा है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्स एच पी, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? लग तो नहीं रहा। चलो ठीक है, इसका मीनिंग देखें। एच ए पी, है। हेड का मीनिंग निकल रहा है क्या? ऑफ कोर्स, हेड का क्या हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि वर्ड्स यानी अल्फाबेट को ऐसे अरेंज करें हम जिससे हमारे उस ग्रुप का कोई मीनिंग निकले, कोई सेंस निकले, तब हम उसे वर्ड कहेंगे। जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, क्या हम उसे वर्ड कहेंगे? नहीं, हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे, राइट। चलिए, इसी तरह अब हमारे पास आता है एक टर्म सेंटेंस, है ना। सेंटेंस क्या होता है? जैसे अभी हमने वर्ड में देखा कि हमने सारे अल्फाबेट्स को इकट्ठा रख तो दिया, मतलब कुछ अल्फाबेट्स को इकट्ठा रख तो दिया, बट उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। मीनिंग किसका निकला? जब हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने उसको रखा और इसका जब मीनिंग निकला, तब तब हमने उसे क्या कहा, तब हमने उसे वर्ड कहा। उसी तरह जब डिफरेंट वर्ड्स को हम साथ में रखते हैं और जब तक उसका मीनिंग ना निकले, तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देखें। बॉय फुटबॉल प्ले, ठीक है। बॉय फुटबॉल प्ले, इस तीनों वर्ड का अपना तो मीनिंग है। ये तो सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में लगे हैं, है ना। ये तो सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में लगे हैं, और इसका कोई मीनिंग है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे अलग अलग इस तरह से बॉय फुटबॉल प्ले, नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें इसे सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा ताकि इसकी कोई मीनिंग निकले, ठीक है। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। बॉय प्लेज फुटबॉल, ठीक है। इसका क्या हुआ, इसका मीनिंग निकला ना, लड़का फुटबॉल खेलता है, इसका मीनिंग निकला।
तो जिसका मीनिंग निकलेगा उसको ही हम सेंटेंस कहेंगे। अदरवाइज जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा वो उलट पुलट तरीके से अरेंज किया रहेगा, सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज नहीं किया रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, बाकी जो भी कह लें, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे। चलिए, हमने अभी तक में क्या सीखा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं? कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। अंग्रेजी में ए बी सी से लेकर के जेड, या कुछ लोग इसको जी भी कहते हैं। और इसी अल्फाबेट के प्रॉपर ग्रुप जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले, जिसका कोई सेंस निकले, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। और इन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने पीछे एक स्ट्रक्चर देखा है ना, एक फॉर्मेशन देखा कि किसी भी चीज को किसी तरह एक बराबर वे में रखने से, एक तरीके से रखने से कोई भी चीज बनती है ना। तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, यहाँ सबसे पहले है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल और स्ट्रक्चर, चलिए, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। द वे दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग, समथिंग, यहाँ पर समथिंग क्या है? यहाँ पर समथिंग है हमारा सेंटेंस, आर पुट टुगेदर और ऑर्गेनाइज, यानी कोई एक ऐसा तरीका जिसमें किसी चीज के पार्ट्स को एक वे में, एक साथ में जब ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश में स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, या इंग्लिश में यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स। देखो, यहाँ पर फोकस करो, हमने क्या कहा? अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स, वर्ड्स को ऐसे तरीके से रखने से, फॉर्म अ सेंटेंस, मतलब ऐसे ऐसे तरीके से रखे कि वो एक सेंटेंस फॉर्म करे, और जो नॉन चेंजेबल हो, जिसको हम चेंज नहीं कर सके। अब इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेंटेंस देखा था, बॉय प्लेज, सॉरी, बॉय प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसको हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा है। ये ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज नहीं होता है, और जो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है उसको ही हम कहते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, पर इसके अंदर होता क्या है ये स्ट्रक्चर? चलिए देखते हैं कि ये है क्या आखिर। देखिए, जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। अब सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको, या किसी को भी अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे, तो सब्जेक्ट का मतलब वो बताएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, कंप्यूटर, एसएसटी, साइंस, ईटीसी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर यानी काम करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी उस सेंटेंस के अंदर जो कोई काम कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर क्या था हमारे पास? बॉय क्या कर रहा था? खेल रहा था। खेलने का काम कौन कर रहा था? बॉय कर रहा था। तो बॉय क्या हो जाएगा यहाँ पर? बॉय हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। चलिए, डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन करने वाला। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तुम धूप में खेलते हो,
हम्म। यू प्ले इन द सन। तो खेलने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? खेलने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो जरूरी नहीं कि हर हर सब्जेक्ट में कोई काम होगा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट और किस किस को कहते हैं। एक तो हो गया हमारा पहला, सबसे पहले कि डूअर ऑफ एनी एक्शन, कोई एक्शन होगा उसको जो कर रहा है। ठीक है, जो भी एक्शन कोई कर रहा है, तो जो एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा, अबाउट whom वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, आई हैव अ कैट। आई हैव अ कैट। इस कैट, इस सेंटेंस में कौन किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है ना? चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने बोला, यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यू के बारे में बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किसी भी एक्शन को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे, किसी भी एक्शन को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या हुआ? राम के बारे में बात हो रही है, तो राम क्या हुआ? राम एक सब्जेक्ट हुआ। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है ना? एक वर्ड होता है, वो क्या करता है? वो हमें हेल्प करता है, हमें नहीं, मेन वर्ब को हेल्प करता है। क्या बनाने में? एक सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर, वॉज, वर, इटीसी, बहुत सारे हैं। हम इसे आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करता है। अच्छा, इसका एक और काम है। ठीक है, इसका एक और काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका एक और काम है इसका एक और काम ये है कि ये आपके जो एक्शन है, ठीक है, ये टाइम ऑफ एक्शन बताता है। टाइम ऑफ एक्शन बताता है। अच्छा, ये कैसे हम समझेंगे कि ये टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है? जैसे देखो, जब हमने इज लिखा, इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब होता है। ठीक है, वॉज लिखा तो वॉज का क्या मतलब, सॉरी, वॉज लिखा तो वॉज का क्या मतलब होता है? था। तो है का मतलब है, मतलब यानी हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं। था यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिसाइड भी करता है कि टाइम क्या है एक्शन का, है ना? चलो, अभी आपको आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगी कि इसको, और मतलब इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए, अब अगला हमारे पास है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन जो होता है, हो रहा है, या हुआ था सेंटेंस में, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। देखो, वर्ब एक ऐसी चीज है कि दुनिया में कोई भी एक्शन हो, यू नो, एनी एक्शन, एनी एक्शन, जैसे मैं लिख रही हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, यूट्यूब चल रहा है, वीडियो चल रही है, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, पापा पिटाई कर रहे हैं, हम सब टीवी देख रहे हैं, दादी भजन सुन रही है, ठीक है ना, दीदी सर खुजा रही है। कोई भी एक्शन, खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, गाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, रेंगना, जितने भी एक्शन है दे ऑल आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, ये सारे वर्ब होते हैं, राइट। चलो, हो गया। चलो, अब अगला हमारे पास मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब हो गया। चलो, अब हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब देखो, ऑब्जेक्ट जनरली, अगर हम जनरल वे में बात करें, ऑब्जेक्ट तो हम क्या समझते हैं? कोई चीज, है ना, कोई भी चीज होगी, है ना। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज वन हु रिसीव
एक्शन विच इज हैपनिंग इन द सेंटेंस का देखो सीधा सा मतलब है, सीधा हिंदी में समझें, अगर सीधा सीधा सपाट लैंग्वेज में अगर हम समझे कि क्रिया यानी जो काम हो रहा है, काम के होने का असर जिस पर होता है, ठीक है, काम के होने का असर जिस पर होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने पीछे लिया था, बॉय प्लेज फुटबॉल, लिया था ना ये एग्जांपल। तो ये बॉय तो हमारा क्या हो गया था, ये बॉय हमारा क्या हो गया था, सब्जेक्ट हो गया था ना। ये प्ले क्या हो गया था, ये हमारा मेन वर्ब हो गया था, क्योंकि देखो इसमें इज एम आर वॉज वर्ब तो नहीं लगा है, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल क्या है, ये जो देखो यहाँ जो खेलने का काम हो रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, लेकिन खेलने का असर किस पर हो रहा है, खेलने का असर हो रहा है फुटबॉल पर। तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस बनाता है। यही स्ट्रक्चर से मतलब ये जो चारों चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चार चीजों से मिल करके हमारा एक एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, हमारा एक सेंटेंस बनता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज को हम निकाल देंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। इन चारों में से कम दो चीजें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम दो चीजें तो होनी ही चाहिए किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है, मेन वर्ब तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये दोनों भी मिल करके क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, जैसे मैंने बोला आई ईट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, ईट क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया ना। तो ये दोनों मिल करके भी तो ये एक फुल सेंटेंस है, इसका मतलब निकल रहा है आई ईट, मैं खाती हूँ, है ना। अब देखो एक और सेंटेंस फॉर्म करते, आई एम ईटिंग। पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर भी सेंटेंस फॉर्म हुआ। चलिए दूसरे दूसरे सेंटेंस में आई एम ईटिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो इनको भी मिला करके हमने क्या किया, हमने एक सेंटेंस को फॉर्म कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर क्या, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया हमारा, ईटिंग, ईटिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब, और मैंगो क्या हो गया हमारा, मैंगो, मैंगो क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर से, ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, एक ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं होगा, आपको इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ऑब्जेक्ट पहले रख दिया, सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब और सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब, फिर तो वो गड़बड़ झाला हो जाए, फिर वो बनेगा नहीं सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर आपको मेन वर्ब रखना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, राइट। तो ये सही तरीका है एक सेंटेंस को फॉर्म करने का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अभी तक के लिए यहाँ पर यहीं तक हम द एंड, यहीं पर हम वीडियो खत्म करते हैं और आगे की वीडियो में हम सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे। यानी लाइफ में तो हम कई तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो में हम सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, हम कितने तरीके के सेंटेंस बोलते हैं,
ठीक है? चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक नीचे छोड़ें और कमेंट छोड़ें। अगर आपके आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो और किसी रिलेटेड टॉपिक पर या कोई टॉपिक पर आप चाहते हो वीडियो के लिए, कोई वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।